तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम फिजिक्स के जहाँ से हम लोग क्या किए थे, छोड़े हुए थे सेट 2 हम क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो हमारा जो बाकी रह गया था यहाँ तक हो चुका था, खंड 100 का हमने घ तक कर लिया था और त का क्या करना था, स्टार्ट करना था। तो हम लोग यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो हमारा चौथा का क्वेश्चन दिया है, चौथा का क एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्या करना है, हमें डेरिवेशन इसका करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे और आपको लिखना है यहाँ पे माना करके लिखना है। तो हम लोग को बता दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बता देते हैं हम क्या करेंगे, इसका हम चित्र बना रहे हैं चित्र के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसका हम चित्र बना रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र का चित्र, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र का है, ठीक है, एक समान रूप से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसी में क्या हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, रखना है। तो इसी में हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें वैद्युत द्विध्रुव पे क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, इतना होता ही है, हम लोग को पता है क्योंकि बल आघूर्ण हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से यहाँ तक 12 इसकी लंबाई होती है, ठीक है, बल आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, अच्छी निरक्षी में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, द्विध्रुव क्या ज्ञात करते हैं, अच्छी और निरक्षी स्थिति में। इसी प्रकार ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब ड्रा करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस जगह हम मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा को बना देंगे। तो यहाँ पे ए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी और सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव, या क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, या क्या है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद थीटा कोण पर रखा गया है, आप लोग लिखते रहिएगा। क्या हमने बताया है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पे क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, यह माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है। तभी बल युग्म हमारा क्या होगा, निर्माण होगा, तभी हमारा बल आघूर्ण का निर्माण होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तभी क्या करता है, इसको कहता है रोटेट करता है, ठीक है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, आवेश हो गए क्रमशः दोनों पर। तो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत बल का होगा, जनरेट हो जाएगा। तो क्यू ई हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए थे, थीटा कोण पर क्या किया, थीटा कोण पर रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर क्रम से क्या, प्लस क्यू और माइनस क्यू विस्थापित हो जाता है, स्थित हो जाता है, जिसके कारण क्रमशः वैद्युत बल यह बराबर क्यू ई और क्रमशः ये माइनस क्यू ई हो जाता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से हम क्या कर लिख रहे हैं, चित्र के माध्यम से स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। जब दोनों, चूँकि दोनों क्या है, विपरीत है, जो मिलकर एक बल युग्म का निर्माण कर रहा है, ठीक है। विपरीत
चिन्ह है, यहाँ पे माइनस या प्लस, तो दोनों क्या कर रहे हैं, बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं तो जिससे क्या करता है, बलयुग्म का निर्माण होता है, बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण हो रहा है। तो हम लिख देंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया जाएगा कि दोनों विपरीत है, जिसके कारण यहाँ पे बल, यहाँ पे दोनों के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण का निर्माण हो रहा है। तो चूँकि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, चूँकि बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर होता है, चूँकि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है क्या, बल, क्या होता है, बल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक बल, बल गुणे दोनों बलों के बीच, ठीक है, दोनों बलों के बीच, ठीक है, क्रिया रेखा, क्रिया रेखा क्या हमारा क्या है, यही है। ठीक है, क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के लंबवत बीच की दूरी, आप लोग कापी में लिखेंगे तो इसे यहाँ से इस माध्यम में लिखेंगे, यहाँ पे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत बीच की दूरी कहते हैं। तो हम इसे हम क्या यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम यक्स मान लिए हैं। तो चूंकि हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा के माध्यम से क्या क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो साइन थीटा, थीटा के माध्यम से लंब और कोण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो यहाँ पे हमारा लंब यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, कोण क्या है 2l है, यहाँ पे हमारा साइन थीटा है। ठीक है, तो हमारे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2l साइन थीटा। तो हमारा यक्स का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है, बीच की दूरी में निकल गया। और एफ, तो यहाँ पे हमारा टाउ बराबर हो जाएगा एफ इंटू एक्स, इतना हमारा हो जाएगा। और एफ यहाँ पे हमारा बल है क्यू ई, यहाँ पे क्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एफ बराबर क्यू, तो टाउ बराबर एफ क्यू ई गुणे एक्स का मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 2l साइन थीटा। बहुत आसान यह है डेरिवेशन है, हम चित्र के माध्यम से सभी क्या करेंगे, इसे माना वाना करके लिख लेंगे जिस तरह हमने आपको बताया है। और यहाँ पे टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सूत्र के माध्यम से टाउ बराबर हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ही हो गया, तो टाउ बराबर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2ql, ई को इसके साथ कर देते हैं क्योंकि हमें एक सूत्र पता है, सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसे एक स्थान पे रखेंगे कि हमारा सूत्र का यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, चूँकि हमारे यहाँ पे होता है P बराबर 2ql, बल आघूर्ण का हमारा क्या है, बल आघूर्ण का सूत्र 2ql होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हम क्या करेंगे 2ql, ई इसके साथ हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे आगे, टाउ बराबर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ठीक, पी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई साइन थीटा। तो हमारा क्या है, टाउ बराबर हमारा क्या निकल गया, पी साइन थीटा। तो पी हमारा, पी हमें पता ही है बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या हम लोग परिभाषा पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश तथा उनके लंबवत बीच की दूरी, क्योंकि गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह हमारा फार्मूला था, इसके माध्यम से हम लोग क्या किए, यहाँ पे P2QL का मान यहाँ पे रख दिए, तो PE साइन थीटा हमें प्राप्त हो गया। यही हमें व्यंजक प्राप्त करना था। और इसका केस भी होता है, केस 1 होता है। ठीक, यहाँ पे केस 1 हम लिख देते हैं, इसका क्या मैक्सिमम मान कब होता है और न्यूनतम कब होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं साइन जीरो पे थीटा बराबर अगर जीरो हो जाए तो साइन जीरो भी हो जाएगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक, यदि हम थीटा बराबर 90 रख देंगे तो थीटा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता ही है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, मैक्स है। ठीक है, टाउ मैक्स बराबर PE हो जाता है। ठीक, यहाँ से हम PE अगर हम ज्ञात करें तो P इधर कर देंगे, P इधर करेंगे तो E नीचे चला जाता है, तो टाउ मैक्स अपन E। इस प्रकार हमारा सूत्र का निर्माण हो जाता है। तो हमारा यह क्या व्यंजक प्राप्त हो गया है। आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा का ख नंबर क हमारा हो गया। ठीक है, दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, परिकलन करते हैं। ठीक है, तो चूंकि इस प्रश्न में जो जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। हमारा चौथा का कितना नंबर है, ख है। चूँकि दिया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो हमारे इसमें क्या दिया, R बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करते हैं, MKS पद्धति में कर लेते हैं। तो 12 × 10⁻²। ये तो पता ही होगा कि 10 कैसे हुआ है मीटर में। ठीक है, नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर जब इसको ले जाएंगे बदलेंगे मीटर में, 100 से भाग दिया जाता है मीटर में बदलने के लिए, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B यहाँ पे B दिया है 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे T लिख देंगे, टेस्ला को T। ठीक है, T हो गया। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से लिख देंगे, बायो सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट। ठीक, म्यू ये क्या है, म्यू है, म्यू नॉट 2RI होता है। ठीक है, तो चूँकि हमें यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट का मान पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग म्यू नॉट का क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट को मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर कर दिया जाए, तो B2R बराबर म्यू नॉट I हो गया, इतना हो गया। तो I को जब इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाते हैं तो ये भाग में चला जाता है या नीचे हो जाता है। तो I बराबर जो इधर रहता है वो नीचे चला जाता है, इसको अगर इधर ले जाया जाता है, इस माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इधर ले जाए तो ये नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, B2R अपन म्यू नॉट। ठीक, इतना हो गया हमारा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। चूँकि हम जानते हैं म्यू नॉट 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट का मान यहाँ से क्या हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट बराबर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷। यहाँ पे हमारा म्यू का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ पे म्यू का मान निकल गया। तो इस प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ इस सूत्र में क्या करेंगे, मान को रखेंगे। ठीक है, तो मान को चलिए रखते हैं, I बराबर B चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कर रहे हैं, ये मान कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴। ठीक है, गुणे 2 गुणे और त्रिज्या का मान हमारा कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए थे, तो 12 × 10⁻²। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब क्या हो गया, B भरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे त्रिज्या भी हो गया। अब नीचे हमारा बटे म्यू नॉट का मान हम क्या रखे थे, 4 पाई × 10⁻⁷ निकाले हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा।
ये क्या है, इसको क्या करेंगे, दशमलव जब इधर राइट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसको करेंगे दशमलव हटाइए, पहले दशमलव इसको हटाएंगे तो आसान हो जाए, पहले दशमलव हटाया जाता है। किसी भी को न्यूमेरिकल करने के लिए, आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दशमलव हमारा दशमलव होता है। तो 5 × 10⁻⁻5 कर देंगे, और 12 दूनी यहाँ पे 24 हो गया, गुणे 10⁻−2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई गुणे 10⁻−7। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 छक्का कितना होता है, 24। ये हमारा कट गया, यह ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 गुणे, ठीक है, यहाँ पे हमारा 30 हो गया, 6 × 5 = 30, यहाँ पे 6 6 × 24, 4 बार, 4 से 6 बार में कट गया तो 6 × 5 = 30 हो गया। यहाँ पे 5 दूँ 7, यहाँ पे -7, ठीक है, -7 अपान ये -7 है, इसे रहने दे, भी कट जाएगा। ठीक है, पाई का मान 3.14 रख देते हैं, गुणे 10⁻−7, ये इससे कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे देखिए I बराबर 30/3.14। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए दशमलव को हम बोले थे ना, राइट साइड में जाता है तो घात माइनस में चढ़ जाता है। तो 30/314 गुणे 10⁻−2, -2 को ऊपर लेके चल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना था, I बराबर 30/314 गुणे 10⁻−2। जो यहाँ पे हम दशमलव हटाए थे, इस प्रकार हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 30/314 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, घात प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाने पर तो देखिए यहाँ पे हमारा ये प्लस का मतलब कितना होगा, 2 जीरो, यहाँ पे क्या है 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 2 जीरो और 314। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9.55 यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाग देने पर। तो यहाँ पे हमारा I बराबर हो जाएगा 9.55, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो 5 रहता है तो एक क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो या लिख सकते हैं, या इतना भी हमारा सही है। ठीक है, तो 9.6 एम्पियर, तो हमारा I का मान निकल गया। इतना हमारा कहा था, और कुछ और भी कहा है हमारा क्वेश्चन में, क्या, दिशा का भी परिकलन कीजिए तथा दिशा का भी परिकलन कीजिए। तो दिशा हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। यहाँ पे हमारी दिशा क्या हो जाएगा, लिख देंगे, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर है। अतः कुंडली, अतः क्या होगा, कुंडली में धारा का मान जो, अतः कुंडली में धारा का मान जो होगा, मान दिशा के वामावर्त में होगी। तो क्या होगा, धारा का मान जो होगा, धारा का मान या दिशा, धारा की दिशा होगा। ठीक है, धारा की दिशा वामावर्त, ठीक है, वामावर्त दिशा में होगा। ठीक है, तो ये हमारा दिशा भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग नंबर 4 का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांति कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही आसान है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही होता है, हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान, जो आपतन कोण I जो होता है, ठीक, I जो होता है, I और क्या होता है, यहाँ पे I होता है, ठीक है, और एक होता है R होता है आपतन कोण, यहाँ का होता है आपतन कोण होता है, यहाँ पे अपवर्तन कोण होता है। तो I का जो मान है, ठीक है,
आई का मान इस प्रकार इधर कर देते हैं, ठीक है। आई का मान क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो एक ऐसा समय आता है कि क्या होता है, जो सघन माध्यम, जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो एक ऐसा समय आता है क्या होता है कि दूसरे माध्यम में न जाकर पहले ही माध्यम क्या होता है वापस लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांति कोण कब कहा जाता है, क्रांति कोण जब आपतन कोण का मान है, क्या है, आपतन कोण का मान क्या है, आपतन कोण का मान बड़ा करने पर इधर किया जाएगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो आपतन कोण का मान, ठीक है, आपतन कोण का मान इधर करने पर क्या हो जाता है, सघन से विरल जब जाता है, क्या हो, जब सघन से विरल में जाता है तो क्या अवलंब से क्या दूर हटती है। तो इतना एक समय ऐसा आता है कि क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान का होता है 90 डिग्री हो जाएगा, या 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपतन कोण हमारा क्रांति कोण कहलाने लगता है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि क्या होता है। यहाँ पे हम आपको भाषा के माध्यम से बता दिए और इसको आप क्या करेंगे, कापी में नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी से ज़्यादा रहता है। जो क्रांति कोण हमने बताया, क्रांति कोण सी से ज़्यादा करने पर क्या होता है, ज़्यादा करने पर एक ऐसा समय आता है, देखिए यहाँ पे ऐसा समय आता है, ठीक है, ऐसा समय आता है कि क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इतना अधिक हो जाता है कि ये क्या होता है, पहले माध्यम में न जाकर, ये दूसरे माध्यम में न जाकर पहले ही माध्यम में क्या होता है वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब अगला है हमारा क्रांति कोण इसमें, तो क्रांति कोण भी देख लीजिए, ठीक है, हमने बताया भाषा के माध्यम से। तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण, सघन माध्यम में क्या है, देखिए यहाँ पे सघन माध्यम में आपतन कोण आई, ठीक है, आई, जिसके लिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, यह 90 से हमने बोला 90 अंश जब ये हो जाएगा तो यह अपवर्तन आपतन कोण ही क्या होता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो आपतन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और उसमें पूरा था प्रकाशित तंत्र की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशित तंत्र हमारा क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलिए ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा का घ नंबर, दर्शाइए, क्या कह रहा है यहाँ पे, दर्शाए गए, ठीक है, यहाँ पे दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। क्या करना है, विभवांतर यहाँ पे ज्ञात करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया है ए और बी के मध्य क्या करना, विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्या है, ये परिपथ जो है हमारा क्या है, किरचॉफ के नियम से कार्य करेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको डायग्राम से क्या करते हैं, समझाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पे दिया था, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, परिपथ दिया था, तो हम मान लिया कि यहाँ पे I1 धारा है, ठीक है। तो I1 धारा प्लस ये बड़ा जो होता है ये प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस होता है, माइनस, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। ये जो है हमारा है सेल का जो दृश्य है, जो सेल यहाँ पे सेल की आकृति है, तो यहाँ पे बड़े में क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और माना आई धारा बह रही है, प्लस से धारा बहती है, ठीक है, प्लस जीरो से क्या धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस से इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको हम देख लीजिए, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए, यह ए है, यहाँ बी है, इसके बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमने माना I1 यहाँ धारा बह रही है, यह धारा इधर आ रही है, यहाँ इस संधि पे मिल रही है, ठीक है, और यह धारा यह इधर से मिल रही है, या इधर से मिल रहा है। तो किरचॉफ का हमारा प्रथम नियम है, क्या, कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, कि विभिन्न खंडों से क्या हो रही है, यानी सभी दिशाओं से आने वाली जो धाराएँ होती हैं, जो क्या होती है, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी क्या होता है, चारों ओर से आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस संधि पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे इस प्रकार हम क्या किए, इसको एक पास, इसको दो पास, इसका पहला पास, इसका दूसरा पास मान लेते हैं, ठीक है। इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के माध्यम से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम चलिए
तो अतः चित्र से स्पष्ट है कि किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, प्रथम नियम से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। विभिन्न खंडों से बहने वाली धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, तो यहाँ तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो I1 और I2 और I3, तो I1 धारा, I2 धारा, यानी क्या होती है, संधि की तरफ आने वाली धारा क्या होती है, प्लस में होती है। यदि ये विपरीत दिशा में होती है, यहाँ पे माइनस हम लोग करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही दिशा में आ रही है और मिल रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ माना I1 I2 I3, तो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रही है और I3 इधर से जा रहा है। तो क्या आ रहा है, यहाँ बीच में P बिंदु पर मिल जाते हैं, यहाँ पे हम लोग माने या PQ, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, तो आ रहा था I1 प्लस I2 प्लस I3 से समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम क्या होता है कि विभिन्न खंडों से बहने वाली धाराएं तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग, उसमें जो वैद्युत विभवांतर होता है, वैद्युत विभवांतर जो होता है, वैद्युत विभवांतर जो होता है, उसमें क्या होता है, वैद्युत विभवांतर जो होता है के बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो हम पास 1 और पास 2 मान लेते हैं। बंद पास 1 के लिए क्या, CDPQ, तो CDPQ, ठीक है, CDPQ। इस प्रकार हम यहाँ पे देखिए CD, यहाँ पे P हमने माना था, P यहाँ पे Q, तो CDPQ में, तो ठीक है, CDPQ में यहाँ से धारा इधर से आ रही है, ठीक है। तो धारा इधर से आ रही है, ठीक, I1 धारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से आ रही है इधर, ठीक है, और यहाँ से I2 इधर से जा रही है और I3 यहाँ से ऊपर आ रही है, ठीक। तो बंद पास है, तो इस प्रकार हम लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा धारा आएगा, इस तरह भी हम कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी साइड से ले रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो पास 1 और पास 2, ठीक है। तो इसमें CDPQ में, ठीक है, I क्या है हमारे पास 1 प्रतिरोध दिया, I1 माइनस I2, क्या है, धारा हमारा क्या है, विपरीत दिशा है। देखिए यहाँ पे जो ये धारा क्या है, इधर से धारा हमारी आ रही है, ये धारा हमारी आ रही है I1 धारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इधर जब जाएगा पास 1 में, तो क्या है, विपरीत दिशा है, या इधर से इधर ही आ रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। विपरीत दिशा में अगर इधर जाती है तो प्लस में जोड़ते हैं, या इधर ही आ रही है क्या, माइनस में होगा, ठीक है। तो I1 माइनस I2 धारा, तो I2 क्या आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा विभवांतर दिया है, क्या दिया है, 3 और 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो I1 माइनस I2 बराबर 1, तो समीकरण इसे हम का 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बंद पास 2 में, यहाँ पे बंद जो हमारा पास है क्या, अब यहाँ पे हमारा A पास है। अब इधर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा P था, यहाँ पे Q था। अब क्या हो जाएगा कि QPEF, कोई भी आप मान सकते, QPEF, ठीक है। QPEF में यहाँ से हमारा देखिए धारा आ रही है, यह धारा हमारा ऊपर जा रहा है, तो ये भी विपरीत है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, I2 धारा है, यहाँ पे I1 था। तो अब A पास 2 है, पास 1 है या पास 2 हम लोग मान के लगा रहे हैं, ठीक है। कोई किसी तरफ माने या ना माने, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कार्य धारा आ रही है इधर, ठीक है। तो धारा आ रही है, तो ये देखिए विपरीत दिशा है कि नहीं, यहाँ पे हमारा धारा इस साइड आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ से आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे I2 माइनस I3 हो जाएगा, I2 माइनस I3, और यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ से जा रही है, तो इसका विभवांतर, तो 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा I2 माइनस I3, 2 माइनस 1, तो I2 माइनस I3 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से मान लेते हैं। अब बड़े में, अब जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है CDEF में, अब क्या करेंगे देखेंगे, तो CDEF में ये I1 इस प्रकार बाहर ही लेंगे, अंदर नहीं लेंगे, अंदर कोई कार्य नहीं है। तो I1 है, ठीक है, ये धारा आ रही है, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, बड़े वाले में लेंगे, इसी प्रकार हम बड़े में लेंगे, तो I1 माइनस I3 हो जाएगा, ठीक है। I1 माइनस I3, यहाँ पे देखिए 2 का कोई काम यहाँ पे नहीं है, 2 है यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, I3 है। तो बड़े वाले में I1 और I3 विपरीत है, तो I1 माइनस I3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1,
तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण हमारी जो क्या है, समीकरण यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस पर हम कक्षा 10 में विलोपन विधि से हल करते थे उसी पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो चूंकि हमारा समीकरण 1 क्या था, I1 था प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या था 0 था। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा, यहाँ पे देखिए समीकरण 2, यहाँ पे देखिए I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 है। ठीक है, बराबर कितना है 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने पर यह हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2I1, या प्लस में हमारा जुड़ जाएगा 2I1 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण नंबर इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 था तो यहाँ पे समीकरण नंबर क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा ना, अच्छे तरह समझ में आया होगा। देखिए समीकरण 1 लिए हैं और समीकरण 2 लिए हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हल किए हैं। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है I1 माइनस I3, और यहाँ पे क्या है हमारा 5 में 2I1 I3, तो यहाँ पे हमारा तभी होगा। ठीक है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी क्या है हमारा I1 है। तो इस प्रकार हम समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण नंबर 4 क्या है हमारा, I1 माइनस I3 बराबर कितना है 1 है, ये समीकरण 4 है। समीकरण 5 यहाँ पर हमारे पास है ही है, तो समीकरण 4 और 5 से, तो हमारा समीकरण नंबर 4 और 5 को क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा समीकरण नंबर अच्छे से करेगा, यहाँ मत करिए, इसे नीचे कर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2I1 और 3I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है लग रहा है यहाँ पे, समीकरण 4 यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, I1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 में रख दीजिए, समीकरण 4 में रखने पर इसका I1 का मान यहाँ पर समीकरण 4 में रख दीजिए, तो 1 माइनस I3 बराबर 2 होता है, तो इसे I3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में, तो यह इधर जाएगा, तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे I3 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे I3 का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो I3 का मान हमारा क्या है माइनस में, यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 है, तो I3 बराबर हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, I1 और I3 का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो सभी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर I1 व I3 के मान, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या है 0, समीकरण हमारा 1 है, तो I1 का मान हमारा 1 है, I2 ज्ञात ही करना है, प्लस I3 का मान -1 है, बराबर 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इधर कर देंगे। देखिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो I2 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा, तो I2 बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कट ही जाएगा, माइनस में तो कट जाएगा, या इधर जाए उधर ले जाए, तो हमारा I2 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा I1 I2, तो I1 का मान हमारा कितना आया था 1 आया था। ठीक है, और I2 का मान हमारा कितना आया था, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है, और I3 का मान हमारे यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, I3 का मान -1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चूँकि हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, A व B के बीच विभवांतर। आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, विभवांतर A और B के बीच क्या करना है, यहाँ पे विभवांतर
मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, विभव दिया है, आई का मान ज्ञात कर लिए तो आर बराबर वी बटा आई से हम क्या करेंगे यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे विभवांतर। ठीक है, ठीक है, विभवांतर हमें क्या हुआ है यहाँ पे मध्य विभवांतर क्या था, मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किरचॉफ का नियम लागू हुआ तो उसी प्रकार हमारा क्या होगा यहाँ पे सूत्र लागू होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है, ई बराबर भी बराबर क्या होता है ई माइनस आई इंटू आर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब विभवांतर वोल्ट थी वैद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं ई को। तो भी वैद्युत वाहक बल है इसमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो भी बराबर ई का मान, हमारा ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ई का मान कितना है 3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला दिया है हमारा, पहले के लिए 3 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 वोल्ट रख देंगे। I1 प्रथम के लिए I1 के लिए है यहाँ। ठीक है, I1 के लिए है। ठीक है, तो I1 के लिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 का मान हमारा कितना है 1 है, और R हमारा कितना है, R हमारा क्या है यहाँ पे R1 हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R1, यहाँ पे देखिए आंतरिक प्रतिरोध सबका क्या है R1 बराबर दिया है, सेम दिया है। ठीक है, R यहाँ पे। ठीक है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध R1 सबका क्या दिया है बराबर दिया है। तो यहाँ पे पूरे 1 लिख दिए। तो V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा प्राप्त हो गया। अब I2 के लिए यहाँ पे हमारा दिया है वैद्युत वाहक बल 2 दिया है माइनस आई। तो आई हमारा 1 है सबके लिए, आई का मान नहीं, यहाँ पे I2 है ना, तो I2 का मान यहाँ पे रखेंगे। तो I2 का मान यहाँ पे 0 है। ठीक है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 होता है। I2 बराबर हमारा भी 2 प्राप्त हो गया। तो I3 के लिए, ठीक है, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा वही इसी फार्मूला से ई का मान हमारा 1 दिया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई का मान 1 दिया है, जैसे देखिए 3 2 1 इस प्रकार हम 1 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा -1 है, तो यहाँ पे 1 गुणे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे I3 का मान भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अतः यहाँ पे हमारा क्या है धारा क्या है यहाँ पे क्या है विभव समान है। ठीक है, यहाँ पे V है, यहाँ पे V होगा। ठीक है, V2 के लिए, यहाँ पे V1 के लिए, यहाँ पे V3 के लिए। ठीक है, या I3 के मान में है या I2 के लिए। ठीक है, V2 होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मध्य विभवांतर पूछा था, यहाँ पे विभवांतर हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा कि गलत है या सही है। तो आप यहाँ पे विभवांतर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर का मतलब कितना आता है वोल्ट क्या है समानत 2 वोल्ट आया है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है अन्योन प्रकृत्व की परिभाषा दीजिए। अन्योन प्रकृत्व की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमारा अन्योन प्रकृत्व क्या होता है, 2 कुंडलियों का अन्योन प्रकृत्व द्वितीय कुंडली N2 में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में क्या हो धारा का मान एकांक हो। क्या है धारा का मान क्या हो, जब एकांक होता है तब क्या होता है अन्योन प्रकृत्व कहलाता है। 2 कुंडलियों का अन्योन प्रकृत्व। ठीक है, अन्योन प्रकृत्व दूसरी कुंडली क्या है N2 में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल इस करते हैं के बराबर होगा यदि क्या हो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान का हो एकांक हो। ठीक है, तो इसका हमारा बीमा होता है mL² T पे -2 A इनवर्स। ठीक है, ए पे -2 होता है, मात्रक हमारा हेनरी होता है। इसको आप लोग ज़्यादा करके इसका प्रूफ इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे बड़ा एम्पियर है हेनरी, क्या है अन्योन प्रकृत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमें सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिद्ध करते हैं। क्या यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया था, यहाँ पे हमारा कहा था क्या सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। ठीक है, चूँकि हमें यही क्या करना है सिद्ध करना है तो हम लोग LHS ले लेंगे।
ठीक है। तो LHS से हो जाएगा, LHS ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग LHS ले लेंगे, LHS हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो प्रकत्व का सूत्र क्या होता है, M बराबर EDI/dt होता है, ठीक है। इतना होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो चूंकि हमारा E बराबर होता है W/Q, ठीक है। भी यहाँ पे भी इसे भी कहा जाता है V बराबर W/Q, इस प्रकार से भी हमारा होता है, ठीक है। तो हमारा M बराबर हो जाएगा, तो W/Q है तो ऊपर W/Q, नीचे DI/dt हो गया, ठीक। तो इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, W/Q यहाँ पलट जाता है dt/di, इतना हो गया। इतना हम लिख सकते हैं। तो चूंकि W बराबर हमारा क्या होता है, F इंटू डी होता है, ठीक है। F इंटू डी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, F इंटू डी क्यू dt/di, ठीक है। इतना हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक है। हमारे यहाँ पे अनंत प्रकृति का है, ठीक है। तो अनंत प्रकृति को M से प्रदर्शित किया जाता है, उसका उसी का सूत्र लगा हम क्या कर रहे हैं, LHS से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे T का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकेंड होता है, ठीक। अपान, बस आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला पे सब बेस है, ठीक है। Q आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है, यहाँ पे क्या है, Q आवेश मात्रा कूलाम होता है। तो चूंकि आवेश Q बराबर भी क्या होता है, Q का मान भी रख दिया जाए, यहाँ पे IT होता है, तो यहाँ पे कूलाम न लिख कर IT लिख देते हैं। तो I क्या है, एम्पियर हो जाएगा, इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक। सेकेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, इसका I यहाँ पे एम्पियर रहेगा ही, तो यहाँ पे हमारा एम्पियर भी रहेगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, सही से। तो यहाँ पे हमारा सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, अगला देखते हैं। 5वां नंबर दिया है, आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श क्या है, आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। चूँकि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, ठीक है। आप लोग लिखिए, ठीक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमारा शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हमारा अनंत होता है, ठीक है। आदर्श अमीटर का क्या प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है, क्या पूछा है, क्यों जोड़ा जाता है। देखिए पहला इसमें लिखिए आप लोग, अमीटर तथा वोल्टमीटर में क्रमशः, क्या अमीटर में, ठीक है, अमीटर में इसलिए जोड़ा जाता है कि क्रमशः, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अमीटर में इसलिए जोड़ा जाता है कि जाने वाली संपूर्ण जो धारा होती है प्रवाहित से होकर गुजरे, क्या होता है उसमें, उनमें से होकर प्रवाहित हो। क्या अमीटर को इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि ताकि मापी जाने वाली जो धारा मापी जाने वाली धारा, संपूर्ण धारा उनमें से होकर गुजरे, उसमें क्या होगा, इसमें से होकर गुजरे, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। और इसको समांतर क्रम में इसलिए जोड़ी जाती है कि अल्प धारा इनमें से होकर प्रवाहित हो, अर्थात समांतर क्रम में से होकर
प्रवाहित हो, वोल्टमीटर में को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम। तो हमने क्या बताया, अमीटर को इसलिए जोड़ा जाता है कि मापी जाने वाली जो धारा होती है, संपूर्ण धारा उनमें से होकर प्रवाहित हो, अर्थात इसमें से होकर प्रवाहित हो। और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि अल्प धारा जो होता है, क्या होता है, अल्प धारा जो होता है इसमें से होकर गुजरे। तो आई होप कि हमारा अच्छा से हो गया, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ख, एक कुंडली का प्रकृत 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम यह और दिया है ओम है, यह 30 हर्ट्ज तथा 6.5 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना करना। औसत विद्युत शक्ति की क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो चलिए औसत विद्युत शक्ति की गणना करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे सॉल्व करके लेकर आए हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या क्वेश्चन में दिया था, क्या है, प्रकृत एल हमारा दिया 0.4, ठीक है, हेनरी, और आर दिया 10 ओम, और यहाँ पे आवृत्ति जो दिया है हमारा 30 हर्ट्ज, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं 30 हर्ट्ज, और हमें वोल्ट 6.5 वोल्ट दिया है, ठीक। चूँकि हम जानते हैं प्रेरण की प्रति बाधा क्या होती है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल, ये हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र इस प्रकार हमारा सूत्र है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इन मानों का करेंगे पुट करेंगे। तो मान को देखिए, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमारा किस प्रकार सॉल्व हुआ है अच्छे से आपको एकदम सरल भाषा में और आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे परिपथ की क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब प्रतिवर्ती धारा पढ़ा जाता है तो हमें V बटे आई आता है, तो V बटे आई को परिपथ का प्रतिरोध न बोल के प्रतिबाधा बोला जाता है, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र हमारा होता है √XL² प्लस R² क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XL², यहाँ पे XL हमारा मान क्या करेंगे, यहाँ पे XL का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग में रख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पे निकल जाएगी, क्या 76 निकलेगा, ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा इतना निकल जाएगा। तो परिपथ की प्रतिबाधा निकलने के बाद हम शक्ति गुणांक ज्ञात करेंगे, cos फाई और R। यहाँ पे cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z होता है, ठीक है, जेड होता है। चूँकि हम लोग जेड का मान 76 निकले, आर यहाँ पे प्रतिरोध हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 10/76 हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि आई नॉट बराबर क्या होता है, ये हमारा प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज होता है, ठीक है। आई नॉट बराबर V बटे जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट का मात्रा 6.5 दिया है, और यहाँ पे हम जेड का मान क्या किए हैं, 76 ज्ञात किए हैं, तो ठीक है। अब हमारा उसमें पूछा था क्या, अतः औसत व्यय क्या, व्यय औसत शक्ति ज्ञात करना है, व्यय औसत शक्ति ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 V0 cos फाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम मान क्या करेंगे, पुट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6.5 हमारा वोल्ट है, 6.5 क्या है यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे 6.5 गुणित 6.5 यहाँ पे हमारा क्या क्या किया गया है, यहाँ पे VI, और यहाँ पे क्या, तो 6.5 हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या किए, देखिए यहाँ पे हमारा मान क्या किया है, ज्ञात किया गया है आई का, ठीक है। यहाँ आई बराबर V बटे जे है, तो आई का मान क्या है 6.5 और क्या है 76, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आई नॉट बराबर V/Z है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान 6.5/76 का यहाँ पे मान रख दिया है, और 6.5 हमारा क्या है, V0 का मान है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए, cos फाई बराबर हम मान निकाले ही हैं, जो हमारा शक्ति गुणांक है 10/76, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, देख लीजिए, ठीक है। और इसका क्या किया, अब कैलकुलेशन है, P हमारा औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगा 0.037 वाट, ठीक है। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ख नंबर तो हो गया। अब ग नंबर, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इस समीकरण लिखिए, इसके चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है, ये हमारा क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, और संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण क्या 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 दशाएं होती है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, और क्या करते हैं, इस दूसरे सेट को करते हैं हल करके अगले सेट में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ने पूछा था प्रकाश का व्यतिकरण, तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, जब क्या है किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें का तो एक समान दिशा में, जब किसी क्या होता है, जब किसी एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगें एक समान दिशा में क्या होती हैं, चलती हैं, तो क्या होती है, अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं, अध्यारोपित होती है। जैसे कुछ स्थान ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है तथा कम होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण की दशाएं क्या होती हैं, काश फाई का मान जो होता है 1 होता है, उस पर हमारा अधिक होता है। तो संपोषी व्यतिकरण का अधिकतम क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है, यहाँ पे तीव्रता अधिक होती है, तो काश फाई का मान ये हमारा क्या होता है, अधिक होता है। तो π/2m पाई होता है। तो यही हमारा क्या है, दशाएं है। आप लोग देख लीजिए, यही हमारा दशाएं लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा संपोषी व्यतिकरण के लिए है, और संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारा ये दशा है। और अब क्या देखते हैं विनाशी के लिए, यह हमारा विनाशी के लिए दशा है। तो विनाशी के लिए दशा क्या होती है, 5/2m-1 और पाई, जहाँ पे हम हमारा 1 2 3 होता है, यहाँ पे मान रखते हैं, तो हमारा फाई क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, मान निकल जाता है। जो फाई क्या होता है, हमारा कलांतर होता है, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, कलांतर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अथवा में हमारा दिया प्रकाश के ध्रुव से क्या तात्पर्य है, और पोलराइडर के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका उपयोग को देखते हैं, और पोलराइडर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमारा क्या होता है, प्रकाश का ध्रुव वो होता है जब कोई अध्रुवित प्रकाश, जो क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश, हमारा अध्रुवित प्रकाश कैसा होता है, हमारा अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार हमारा अध्रुवित प्रकाश होता है। जो अध्रुवित प्रकाश, ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, टूरमैलिन क्रिस्टल, टूरमैलिन हमारा इस प्रकार बेंजीन जैसा होता है, ठीक है, इस प्रकार हमारा बेंजीन जैसा होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है, बेंजीन जैसा होता है, ठीक है। ये हमारा टूरमैलिन है। जब क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश को इससे गुजारा जाता है, तो इसके क्रिस्टल जो होते हैं वही क्रिस्टल बाहर निकल पाते हैं, जो कंपन के बाहर निकल पाते हैं वही निकल पाते हैं। देखिए यहाँ पे जब कोई अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल डाला जाता है, तो क्रिस्टल के द्वारा वही कंपन बाहर निकल पाते हैं। जो क्रिस्टल अक्ष के समांतर जो कहते हैं, इसके अक्ष के कहते हैं समांतर होते हैं, तो इसके अक्ष के समांतर जो होगा वही तो बाहर निकल पाएगा। अगर इस तरह होगा तो क्या यहाँ पे इसको हमारा क्या रोक देगा, इस प्रकार हमारा जाएगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। और क्या होता है, अगर जो क्या होगा इस प्रकार समांतर होगा तो वही क्या होगा, बाहर निकल पाएगा। तो एक क्या होता है, समांतर होते हैं तथा एक ही दिशा में क्या होते हैं, कंपन करते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण हो गया। और इसी में हमारा एक क्वेश्चन और पूछा है, प्रकाश के ध्रुवण और पोलराइड के सिद्धांत तथा उसके 2 उपयोग। पोलराइड के सिद्धांत क्या है, पोलराइड के सिद्धांत हमारा देखिए, तो पोलराइड का हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा पोलराइड का सिद्धांत यही है, पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को क्या होता है, जो पोलराइडर होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, ठीक है। जो एक सस्ती व्यापारिक विधि है, यह एक बड़े आकार की क्या होती है, फिल्म होती है, जिसे 2 कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इसे तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्या होते हैं, हार्पेथाइट एक है जो कार्बनिक यौगिक है, उसके माध्यम से हमारा क्या है, बनाया गया है। जो नाइट्रोसेलुलोज की एक क्या होती है, पतली चादर पर क्या होता है, फैला दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार देखिए हमारा नाइट्रोसेलुलोज है, यह हमारा क्या है, दीवार जो है बाहरी नाइट्रोसेलुलोज की परत है, और ये क्या है, हमारा हार्पेथाइट अति सूक्ष्म क्रिस्टल है, ठीक है। और इसका हमारा उपयोग आप लिख लीजिए, उपयोग इसका क्या होता है, पोलराइड का उपयोग क्या होता है, मोटर कारों में रात के समय जो कहते हैं चकाचौंध जो लाइटें होती है उससे बचने के लिए हमारा क्या होता है, हेलमेट में प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के आगे शीशा में प्रयोग किया जाता है। जो क्या होती है, पोलराइड जो होता है उसको मुड़ा देता है, या जो प्रकाश की लड़ाती है उसको हटा देता है, जो हमारे आंखों पे चकाचौंध से बचाती है। चश्मे में भी इसका प्रयोग होता है, पोलराइडर का प्रयोग होता है। पोलराइड बहुत मुख्य होता है, ठीक है, हमेशा पूछता है पोलराइड बहुत
एक अच्छा साधन है जिससे हमारे आँखों को चकाचौंध से क्या होते हैं बचाता है। तो आप पहला लिख लीजिए क्या पोलराइड का उपयोग मोटर कारों में रात के समय क्या होता है लाइट के चकाचौंध से बचने के लिए हेडलाइट में किया जाता है पर ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए फोटो कैमरा में पोलराइड और 3D चित्र को निर्माण करने में क्या किया जाता है पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हुआ। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगा नंबर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉन की तंगदैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय वेग की क्या करना है गणना करना। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं गणना रेखीय वेग और क्या किया जाता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग को भी और लैम्डा नॉट का काफी मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू का मान दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा का मान दिया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्या आइंस्टीन समीकरण से क्या होगा ये हल होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए हम क्या किए हैं इसको क्या करेंगे लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या किए अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार हमारा क्या हुआ है सूत्र के माध्यम से हुआ है। तो आप सूत्र के माध्यम से सभी क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डब्ल्यू मान दिया ही है, कार्यफलन का दिया है, लैम्डा का मान दिया ही है, तरंग दैर्ध्य का मान। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ई बराबर क्या होता है डब्ल्यू प्लस ई के। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा है, हमारा ए भी हमारा ऊर्जा डब्ल्यू है, ये हमारा फोटान का है, फोटान वाला है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करें आइंस्टीन समीकरण से क्या करेंगे आइंस्टीन समीकरण इसमें जब मानों को रखेंगे ई बराबर एच भी और यहाँ पे ई के का डब्ल्यू का मान रखा जाएगा। तो हमारा क्या होगा आइंस्टीन समीकरण 1/2 mv² ई के बराबर 1/2 mv²। ठीक, और डब्ल्यू बराबर हमारा होता है। ठीक है, डब्ल्यू का मान हमारा रखाएगा और ई का मान रखाएगा तो हमारा क्या होगा आइंस्टीन समीकरण तैयार हो जाता है। तो आइंस्टीन समीकरण जब तैयार किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है इसको निर्माण किया जाता है इस प्रकार। तब इस सूत्र का निर्माण करके देखिए यहाँ पे इस सूत्र के ई बराबर एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, चूँकि हमारा ई बराबर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एच न्यू होता है, एच न्यू होता है। ठीक, एच न्यू अभी बराबर हमारा क्या होता है भी बराबर क्या होता है सी लैम्डा होता है। यहाँ पे आप मान रखेंगे यहाँ पे भी के पास तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या किए हैं इसमें मानों को पुट किए हैं। तो यहाँ लैम्डा का मान एच का मान 6×10⁻⁻34 और सी का मान 3×10⁸ है। तो इस प्रकार देखिए आप लोग यही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ई का मान हमारा क्या है यहाँ पे ई का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग देखते रहिए इसको। ठीक है, यहाँ पे हम समझा दिए हैं सूत्र के माध्यम से क्या क्या कौन क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मान हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो समीकरण 1 हम इसको क्या किए हैं माने हैं। तो समीकरण 1 में ई का मान क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 का मान यहाँ पे पुट करने पे हमारा ये प्राप्त हुआ है 3.09 बराबर 2.5 गुणे ई के 2.5 हमारा क्या है डब्ल्यू का मान जो दिया यहाँ पे हमारा ये डब्ल्यू है। यहाँ पे ई का मान हम क्या किए हैं प्राप्त किए। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए। तो ई के बराबर हमारा इतना प्राप्त हो गया है, इसको इधर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ई के इतना बराबर है चूँकि ई के बराबर होता है 1/2 mv² हमने बताया था ना आइंस्टीन समीकरण उसमें प्रयोग होता है। ई के बराबर का क्या होता है गतिज ऊर्जा होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम मान क्या करेंगे पुट कर देंगे 1/2 mv²। तो ई के का मान हमारे यहाँ प्राप्त हुआ तो इतना रख देंगे और इसको तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान भी का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बस कैलकुलेशन बस है, कैलकुलेशन आप अच्छे से जान जाएंगे तो सब हो जाएगा। एम का यहाँ पे मान रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.59 है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर किया जाएगा 1.6 से 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, सॉरी जो हमने कहा है। ठीक है, इधर क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जूल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो mv²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए mv² यहाँ पे मैक्स है। इधर हम जो गुणा किए हैं आइंस्टीन समीकरण के माध्यम से। तो आगे हमारे क्या है सब बस कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे देखते रहिए। ठीक है, और अच्छे से इसको कीजिए स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रेखी संवेग चूँकि रेखी संवेग होता है पी बराबर एम बी होता है, हम जानते हैं क्या संवेग बराबर इतना पी बराबर एम बी होता है। तो यहाँ पे एम का मान रख देंगे 9.1 × 10⁻31 और 4.0
5 6 10 बाद 5 हमें क्या किए हैं, भी का वेग यहाँ पे प्राप्त किए हैं, तो हम मान रखेंगे तो पी बराबर हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जो भी बात या दिक्कत हो क्या कीजिए कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आज खंड 2 का होगा समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खंड 1 का किया जाएगा, समाप्त कीजिएगा, एक वीडियो और लेगा तो हमारा क्या होगा, सेट 2 समाप्त हो जाएगा और जल्द से जल्द हम सेट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।